नमस्कार। औद्योगिक औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय, तकनीकी, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के विषय सैद्धांतिक की पाठचर्या में अंकित व्यवसाय परिचय व औजार एवं यंत्र परिचय पर आपको आज मैं प्रशिक्षण प्रदान करूंगा। आज का व्यवसाय परिचय। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग व्यवसाय एक इंजीनियरिंग व्यवसाय है जिसमें 2 वर्षीय प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत प्रशिक्षणार्थी रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग तकनीशियन के रूप में कार्य करते हैं। आजकल ये व्यवसाय अपना स्वरोजगार चलाने में बहुत ही अहम भूमिका अदा कर रहा है। व्यवसाय परिचय के क्रम में इससे खाद्य पदार्थों, फलों, सब्जियों व उच्च शुद्धता की मशीनों जैसे कंप्यूटर, सीएनसी मशीनों आदि को रखा जा रहा है, जिससे खाद्य पदार्थ जल्दी खराब नहीं होते हैं और एक मौसम के फल दूसरे मौसम में खाए जाने लगे तथा डिब्बों में बंद मांस, मछली व खाना लंबे समय तक रखा जाने लगा है और इसे दूर दराज के क्षेत्रों में भी आवश्यकतानुसार भेजा जाने लगा है। अतः इस व्यवसाय का आज के आधुनिक युग में बहुत ही अधिक महत्व है। रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग का प्रयोग पीने के ठंडे पानी के लिए, बर्फ बनाने के लिए, बस, कार, हवाई जहाज, समुद्री जहाज व रेल में अर्थात यातायात के साधनों में इसका प्रयोग अधिक किया जा रहा है। चौथा, अस्पतालों, होटलों, कार्यालयों, रेस्टोरेंट व घरों में इसका प्रयोग किया जा रहा है। पांचवा, वर्कशॉपों में जहां अधिक शुद्धता का कार्य हो, जैसे एनसी व सीएनसी मशीनों के लिए, जिग बोरिंग मशीनों के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। छठवां, धातुओं से संबंधित कार्य अर्थात मेटलर्जिकल वर्क के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। सातवां, दूध डेयरी उद्योग में इसका प्रयोग मुख्यतः प्रमुख रूप से किया जाता है। आठवां, डिस्टिलरीज में इसका प्रयोग किया जाता है। नवा, कंप्यूटर्स की कार्य प्रणाली को ठीक रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। 10वां, पेट्रोल रिफाइनरीज में भी इसका प्रयोग। 11वां, अस्पतालों में ऑपरेशन थिएटरों को उचित तापमान में रखने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है ताकि मरीजों को उचित टेम्परेचर में उनका इलाज व ऑपरेशन इत्यादि किया जा सके। 12वां, बेकरीज व कन्फेक्शनरी के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। बेकरीज में इसका आजकल बहुतायत प्रयोग हो रहा है। 13वां, घरेलू खाद्य पदार्थों व तरल पेयों को
अर्थात कोल्ड ड्रिंक्स को सुरक्षित रखने के लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का प्रयोग किया जाता है। कोल्ड स्टोरों में पदार्थों को रखने के लिए आजकल इसका बहुत प्रयोग किया जाता है। बगैर कोल्ड स्टोर में हम खाने पीने की चीज़ों को, जैसे जो फसलें होती हैं, किसान फसल करते हैं, उन फसलों को सुरक्षित पैदावार होने के बाद सब्जियों को, जैसे अधिकतर आलू को कोल्ड स्टोर में रख करके किसान एक मौसम से दूसरे मौसम में मार्केट में उपलब्ध करवाते हैं। 15वां, दवाइयों के निर्माण व उनके रख रखाव के लिए फार्मास्यूटिकल्स कंपनी जो दवाइयों के निर्माता होती हैं, उनमें एसीज व रेफ्रिजरेशन को विशेष रूप से इसका वहाँ पे कार्य होता है, जिससे कि दवाइयों के निर्माण में और उनके रखरखाव में कोई भी क्वालिटी में इसके दवा को रखने में कोई भी दिक्कतें व परेशानियां ना आए। 16वां, ब्लड बैंक में ब्लड को विशेष तापमान पर सुरक्षित रखा जाता है। ब्लड बैंक में ब्लड का कार्य, ब्लड में का जो टेम्परेचर होता है उसको विशेष तापमान दिया जाता है, ताकि मरीज को आकस्मिक बढ़ने पर उससे ब्लड तुरंत उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए एक विशेष तापमान की आवश्यकता होती है। 17वां, आइसक्रीम बनाने के लिए हम रेफ्रिजरेशन का प्रयोग बहुतायत करते हैं। इसका इंडस्ट्री में बहुत अधिक महत्व और प्रचलन बढ़ गया है। रेफ्रिजरेशन अर्थात प्रशीतन, इसको हिंदी में प्रशीतन भी कहते हैं। रेफ्रिजरेशन एक ऐसी विधि है जिसके द्वारा ठंडक उत्पन्न की जाती है और खाद्य पदार्थों को नष्ट होने से बचाया जाता है। इस विधि के द्वारा खाद्य पदार्थों, फलों व सब्जियों इत्यादि को बिना किसी नुकसान के काफी समय तक ताजा स्थिति में रखा जाता है। इस विधि में पदार्थ की ऊष्मा दूसरे अन्य पदार्थों जैसे वायु व पानी की ठंडक में परिवर्तित होती है। इस विधि में किसी स्थान या वस्तु का तापमान से कम तापमान किया जाता है। रेफ्रिजरेशन का इतिहास। रेफ्रिजरेशन शब्द का प्रचलन सबसे पहले रोम, इजिप्ट व ग्रीक के लोगों द्वारा शुरू हुआ। धीरे धीरे रेफ्रिजरेशन मशीनों में सुधार करके आजकल के आधुनिक रेफ्रिजरेशन के रूप में तैयार किया गया है। और इस सुधार में मुख्य रूप से अच्छी इंसुलेशन, सैनिटरी लाइनिंग और अच्छी डिजाइन बनावट के ऊपर अधिक बल दिया गया है। रेफ्रिजरेशन शीतन का इतिहास के अगले क्रम में रेफ्रिजरेशन का तापमान कमरे के तापमान से बहुत कम कर दिया जाता है और इसमें रखे खाद्य पदार्थ रेफ्रिजरेशन सन 1923 से बनने लगे और आजकल इनका प्रचलन इतना अधिक हो गया है कि शहरी क्षेत्रों के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बहुत प्रयोग होने लगा है। रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाले औजारों, यंत्रों व उपकरणों के नाम की सूची निम्नवत है। पहला, स्क्रू ड्राइवर। दूसरा, प्लायर। तीसरा, ट्वीजर। चौथा, मल्टीमीटर। पांचवा, ट्यूब कटर।
छठवां फ्लेयरिंग टूल। फ्लेयरिंग टूल एक ऐसा टूल होता है इसका एयर कंडीशनिंग, कॉपर ट्यूब के लिए विशेष रूप से इस्तेमाल किया जाता है। पाइप बेंडिंग टूल सातवां सातवां नंबर पाइप बेंडिंग टूल, इसका भी प्रयोग कॉपर ट्यूब को बेंड करने में किया जाता है। आठवां स्विजिंग टूल, इसका भी प्रयोग कॉपर ट्यूब में डायमीटर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। पंचिंग टूल, इसका भी प्रयोग इंडस्ट्री कार्यों में, कार्यशाला में प्रयोग किया जाता है। किसी भी सरफेस में किसी भी स्टील सरफेस पे हम इसमें नाम लिख सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं, इसका प्रयोग किया जाता है। 10वां है प्रेशर गेज, इसके द्वारा हम किसी भी गैस का हम प्रेशर माप सकते हैं। ग्यारहवां कंपाउंड गेज। 12वां थर्मामीटर। 13वां हेलाइट टॉर्च। 14वां गेज मैनिफोल्ड। इसी क्रम में रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग हेतु प्रयोग किए जाने वाले औजारों, यंत्रों व उपकरणों के नाम की सूची के अंतर्गत 15वां स्लिंग साइक्रोमीटर। 16वां टेकोमीटर। 17वां वैक्यूम पंप। 18वां एयर कंप्रेसर। इसके अगले क्रम में हम आपको चित्र सहित इन 18 टूल लिस्ट में दिए गए टूलों को हम सचित्र समझाएंगे। कार्यशाला में प्रयुक्त होने वाले यंत्रों या औजारों, यंत्रों व उपकरणों के नाम सहित चित्र। पहला है स्क्रू ड्राइवर। जैसा कि हम चित्र में देख सकते हैं कि स्क्रू ड्राइवर को इसका जो ब्लेड होता है, अगला हिस्सा जिसका को फ्लैट होता है, इसके द्वारा हम पेंच या किसी स्क्रू को आसानी से खोल व कस सकते हैं। इसको अधिकतर हम प्रयोग करते हैं घरों में, इंडस्ट्री में, कार्यशाला में। दूसरा है प्लायर। प्लायर ये भी कई प्रकार के होते हैं। फ्लैट नोज भी होता है, लॉन्ग नोज भी होता है, सर्किट प्लायर भी होता है। जो हम चित्र में देख रहे हैं इसका प्रयोग, इसको बोलते हैं कॉम्बिनेशन प्लायर। कॉम्बिनेशन प्लायर का से नाम से ही क्लियर है कि इसके कई कार होते हैं। इसका कार किसी तार को काटने में, जोड़ने में, इसको ऐंठन देने में इत्यादि में इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है ट्वीजर। जैसा कि आप चित्र में 3 नंबर में देख रहे हैं, ट्वीजर एक ऐसा उपकरण है, औजार है, जिसको हम किसी भी छोटी वस्तु को, जैसे छोटा स्क्रू है या पेंच है, उसको पकड़ करके हम किसी भी चीज को टाइट कर सकते हैं, कस सकते हैं। किसी छोटी वस्तुओं को, छोटे पार्ट्स को पकड़ने में इसकी सुविधा रहती है, जो कि उंगली के द्वारा नहीं पकड़ा जा सकता है। इसलिए हम इसका चिमटी का अर्थात ट्वीजर का उपयोग व प्रयोग करते हैं। चौथा है मल्टीमीटर। मल्टीमीटर 4 नंबर में दर्शाया गया है। इसमें 2 प्रकार के मल्टीमीटर दिखाए जा रहे हैं। एक बिल्कुल ये भी डिजिटल मल्टीमीटर है, दूसरा भी डिजिटल मल्टीमीटर है। दोनों में ये अंतर है, इसमें सिर्फ लीड का प्रयोग करते हैं, जो तार एक काला और एक लाल तार, जिसमें कि 2 पिनें बनी होती हैं। पिन के द्वारा हम किसी भी छोटे पार्ट या किसी भी सॉकेट में या किसी भी जगह का हम
वोल्ट या एम्पियर माप सकते हैं, कितना एम्पियर है, कितना वोल्ट करंट है मात्रा। दूसरा आप देख रहे हैं टॉन्ग टेस्टर टाइप में, इसमें तार को बीच में ले लिया जाता है और उसको खोल करके दबा करके ये हिस्सा यहाँ से खुल जाता है और तार अंदर की तरफ चला जाता है। इससे भी तार में कितना करंट प्रवाहित हो रहा है, कितना उसका वोल्ट है, वो उससे हम डिजिटल में उस नॉब को दबा करके, नॉब को घुमा करके उस हिसाब से अपना वोल्ट और करंट को ज्ञात कर लेते हैं। नेक्स्ट, कार्यशाला में प्रयुक्त होने वाले औजारों और उपकरणों के नाम सहित चित्र के क्रम में 5वां नंबर है ट्यूब कटर। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं ट्यूब कटर, इस ट्यूब कटर का प्रयोग कॉपर ट्यूब को काटने में विशेष रूप से इस्तेमाल होता है। इसमें एक हाई क्वालिटी ब्लेड लगा होता है और 2 रोलर बेरिंग लगी होती है, जिसके बीच में कॉपर ट्यूब को फंसा दिया जाता है और इसको घुमा दिया जाता है। पूरे कटर को घुमा देते हैं जिससे कि आसानी से कॉपर ट्यूब कट जाती है और उसमें कॉपर ट्यूब में किसी प्रकार जो है उसमें वो डैमेज नहीं होता है और पचकता नहीं है। छठवां इसी क्रम में फ्लेयरिंग टूल, जिसमें कि आप चित्र में देख रहे हैं, इसमें फ्लेयरिंग टूल 2 पार्ट से बना होता है। पहला ये ऊपर होता है योक और दूसरा नीचे होता है ब्लॉक। इस ब्लॉक में कई डायमीटर के इंचेस में छिद्र दिए होते हैं और ऊपर ये योक, इसमें ये काम होता है कि जब हम इन होल में कॉपर ट्यूब को फंसा देते हैं और उसको टाइट कर देते हैं बोल्ट के द्वारा, तो फ्लाई बोल्ट के द्वारा, बटरफ्लाई बोल्ट के द्वारा, तो हमें इस योक के द्वारा जो ऊपर इसको हम चलायमान होता है, स्लाइड कर सकते हैं अलग अलग डायमीटर के छेदों के ऊपर। इससे हम विभिन्न साइजों के ट्यूबों के सिरे को फ्लेयर कर सकते हैं और ये इससे फ्लेयर करने से ये होता है, इसमें फ्लेयरिंग नट जो होता है, फ्लेयरिंग नट को फंसाने का हम ट्यूब में काम लेते हैं। इस फ्लेयरिंग टूल के द्वारा हम फ्लेयरिंग बनाते हैं और उसमें फ्लेयरिंग नट को पहना देते हैं और उसको हम कहीं भी जोड़ सकते हैं या फिट कर सकते हैं, टाइट कर सकते हैं। नेक्स्ट, 7वां नंबर पाइप बेंडिंग टूल। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, इसमें भिन्न भिन्न डायमीटर के स्लॉट बने हुए हैं जो कि अलग अलग प्रकार से हम अलग अलग डायमीटर पे किसी भी कॉपर पाइप को, कॉपर ट्यूब को मोड़ सकते हैं आसानी से और उसमें किसी प्रकार का कोई भी पिचकन नहीं आती है, ना वो कहीं भी कॉपर ट्यूब दबती है और आसानी से पाइप बेंडिंग टूल के द्वारा कॉपर ट्यूब को मोड़ दिया जाता है अलग अलग रिक्वायरमेंट या डायमीटर के अनुसार। नेक्स्ट है 8वां नंबर स्वेजिंग टूल। स्वेजिंग टूल का मतलब कम व्यास की तांबे की ट्यूब का मुंह खोलने के लिए एक विशेष प्रकार का जो टूल इस्तेमाल करते हैं वो स्वेजिंग टूल कहलाता है। इसकी आकृति षटभुजाकार होती है। चित्र में आप देख सकते हैं इसकी आकृति षटभुजाकार है और इसको हम भिन्न भिन्न डाई के जो ट्यूब होती है उसमें इसके मुंह को खोलने में काम मिलाते हैं और इससे हम इसका डायमीटर बढ़ा देते हैं ट्यूब का और दूसरी ट्यूब का जो सेम डायमीटर की होती है उसमें उसको फिट करके उसमें हम कॉपर ट्यूब को ब्लेजिंग कर देते हैं और हम कॉपर ट्यूब को आपस में इसी स्वेजिंग टूल के माध्यम से ब्लेजिंग करते हुए जोड़ देते हैं। नेक्स्ट, पंचिंग टूल। जैसा कि आप 9 नंबर में देख रहे हैं पंचिंग टूल, इसका काम होता है किसी भी मेटेलिक सरफेस में इसको हैमर के द्वारा हैमरिंग करते हुए इसके पॉइंटर से हम कुछ भी लिख सकते हैं, मार्किंग कर सकते हैं
और नंबर डाल सकते हैं, इसमें पार्ट नंबर डाल सकते हैं इसका। इसलिए ये हाई स्पीड स्टील की बनी होती है, इससे कि इसमें कोई भी स्पॉट या इसका जो पॉइंट है वो ब्लंट यानी कि कमजोर नहीं होता है। ये एक्चुअली में बनी होती है हाई कार्बन स्टील की, HCS, हाई कार्बन स्टील की बनी होती है। इसकी हार्डनेस इतनी ज़्यादा होती है कि हम किसी भी लोहे में, जैसे माइल्ड स्टील में, आसानी से इसको हम पंच कर सकते हैं और मार्किंग कर सकते हैं। 10वां है प्रेशर गेज। प्रेशर गेज, इसका काम क्या होता है? रेफ्रिजरेशन सिस्टम में क्या हो रहा है इसका पता लगाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। इसका मात्रक PSI में होता है। ये सिस्टम में प्रेशर को दर्शाता है। नेक्स्ट 11वां नंबर कंपाउंड गेज। इसका प्रयोग प्रेशर व वैक्यूम दोनों को मापने में किया जाता है। ये 0 से 30 Hg और 0 से 200 PSI तक कैलिब्रेट होती है। इसका प्रयोग अधिकतर हम वैक्यूम पंप में करते हैं, जब हम AC के पाइपलाइंस अर्थात कॉपर ट्यूब्स को वैक्यूम करने में करते हैं, गैस फिलिंग में और गैस डिस्चार्जिंग में। 12वां नंबर थर्मामीटर। जैसा कि चित्र में देख रहे हैं थर्मामीटर, इसमें दो तरीके से टेम्परेचर ले सकते हैं, फ़ारेनहाइट में भी और सेंटीग्रेड में भी। बॉडी टेम्परेचर लिया जाता है फ़ारेनहाइट में, बाकी किसी भी सरफेस का टेम्परेचर हम ले सकते हैं, लेते हैं सेंटीग्रेड में। इसको इसके द्वारा हम, इसमें मॉड भी लगे होते हैं। अगर हम बॉडी टेम्परेचर में लेना है तो बॉडी टेम्परेचर मॉड में लगाएंगे इसको, और अगर हमें सरफेस टेम्परेचर या रूम टेम्परेचर में लेना है तो हम उस हिसाब से उसके मॉड को चेंज कर सकते हैं। ये डिजिटली आजकल उपलब्ध होने लगी है। नेक्स्ट हैलाइट टॉर्च। ये बहुत ही शुद्ध, 13 नंबर में देख रहे हैं आप, ये बहुत ही शुद्ध व सेंसिटिव यंत्र है जिसका प्रयोग गैस की लीकेज को ढूंढने के लिए किया जाता है। ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी यंत्र है। इसके द्वारा हम कोई भी गैस लीकेज को डिटेक्ट कर सकते हैं कि कहाँ पर कॉपर ट्यूब में गैस लीक हो रही है। नेक्स्ट है 14 नंबर में गेज मैनिफोल्ड। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, दो इसमें प्रेशर गेज लगे हुए हैं, एक बीच में हुक लगता है और इसमें 3 न्यूमेटिक पाइप्स होती हैं, जो PU पाइप्स होती हैं, जो कि काफी हाई प्रेशर में तक की कार्य करने की इनकी कैपेसिटी होती है। इनके द्वारा हम गैस फिलिंग और वैक्यूम करने में इसका प्रयोग करते हैं। इसमें एक प्रेशर गेज कंपाउंड टाइप में होता है, एक होता है प्रेशर गेज होता है, जिसके द्वारा जब हम गैस फिलिंग करते हैं तो गैस फिलिंग में हम अधिकतर 62 से 70 के बीच में गैस फिलिंग में प्रेशर रखते हैं। और दूसरा जो होता है वैक्यूम करने में जो कंपाउंड गेज का प्रयोग किया जाता है, कंपाउंड प्रेशर गेज का, वो ये दर्शाता है जब हमारी निडल इस कंपाउंड गेज 0 पे आ जाती है तो इससे पता चलता है कि हमारी गैस जो ट्यूब लाइफ में थी वो प्रॉपर तरीके से उसमें वैक्यूम हो चुका है, ना उसमें कोई मॉइस्चर है और ना ही कोई उसमें नमी है, और गैस भी खाली हो गई। अब इसको हम प्रॉपर भर सकते हैं दिए हुए स्टैंडर्ड के अनुसार। नेक्स्ट स्प्रिंग साइक्रोमीटर 15वां नंबर में है। स्प्रिंग साइक्रोमीटर रेफ्रिजरेशन
वह एयर कंडीशनिंग स्थान की नमी या आपेक्षिक आर्द्रता को चेक करने में स्लिंग साइक्रोमीटर का उपयोग किया जाता है। 16वां टेकोमीटर, इसके माध्यम से ये ऐसा ऑपरेटर्स यंत्र होता है, इसके माध्यम से हम किसी भी शाफ्ट या मोटर की शाफ्ट की गति को जानकारी आरपीएम में दे सकते हैं, अर्थात रिवोल्यूशन पर मिनट, यानी कि 1 मिनट में शाफ्ट कितने चक्कर लगा रही है इसको हम ज्ञात कर सकते हैं। ये यूवी में भी प्राप्त होती है, अल्ट्रावायलेट में भी, और इसके अलावा इसमें एक शाफ्ट में एक ये से पॉइंटर दिया होता है, शाफ्ट के एक सिरे में इसको पॉइंटर को लगा दिया जाता है, इससे कि ये हम इसके शाफ्ट की आरपीएम को दे सकते हैं, जो कि कई हजार में बताती है, और ये डिजिटल होता है ताकि हमको पता चल जाता है कि इसकी एक्यूरेसी, शाफ्ट की गति क्या है, एक्यूरेट गति क्या है। नेक्स्ट, वैक्यूम पंप, 17वां नंबर में वैक्यूम पंप। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, ये एक पंप टाइप में एक मोटर होती है, इसके द्वारा एसी की, एयर कंडीशनिंग, कॉपर ट्यूब लाइन को हम वैक्यूम करते हैं। वैक्यूम का मतलब होता है कि हम पाइप लाइन को बिल्कुल खाली कर देते हैं कॉपर ट्यूब की, एसी की, ताकि उसमें कोई भी नमी, हवा व गैस ना रहे, ताकि हम आसानी से कॉपर ट्यूब में गैस को कंप्रेसर के माध्यम से फिलिंग अर्थात भर सके एक निश्चित स्टैंडर्ड के अनुसार। 18वां नंबर है गैस एयर कंप्रेसर। एयर कंप्रेसर, एयर कंप्रेसर का प्रयोग अधिकतर हम लोग इंडस्ट्रीज में कमर्शियल पर्पस में करते हैं। इसके द्वारा हम अधिक प्रेशर में हवा को प्राप्त कर सकते हैं, और इसमें भी प्रेशर गेज लगा होता है, कितना हमें प्रेशर हवा में देना, किसी चीज में हमें देना है हवा का प्रेशर, इसके द्वारा हम प्रेशर देते हैं, और किसी भी पार्ट को हम साफ करने में, और इसका एसी प्लांट में ऐसे यूज होता है जैसे फिन लगी होती है, इसके फिनों को साफ करने के लिए इसका प्रयोग हम ले सकते हैं। कॉपर ट्यूब जो एसीज में लगी होती है उनको साफ करने के लिए इसका प्रयोग में हम लेते हैं। ये पूरा एक तरीके से बहुत ही इंडस्ट्री में बहुतायत प्रयोग किया जाता है, और कमर्शियल में भी प्रयोग इसका एयर कंप्रेसर का मुख्य रूप से किया जाता है। नेक्स्ट है रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग में प्रयोग होने वाली मशीनरी सूची। पहला है रेफ्रिजरेटर। रेफ्रिजरेटर भी कई कंपनीज बनाती हैं, जैसे कैल्विनेटर है, सैमसंग है, गोदरेज है, वर्लपूल है, एलजी है, वीडियोकॉन है, वोल्टास इत्यादि कई कंपनीज हैं रेफ्रिजरेटर का निर्माण करती हैं। दूसरा है एयर कंडीशनर। एयर कंडीशनर को भी कई कंपनी बनाती है, जैसे वीडियोकॉन है, वोल्टास है, हिटैची है इत्यादि, एलजी है, कई कंपनियां भी एयर कंडीशनर बनाती हैं। आइस प्लांट, आइस प्लांट जहाँ पे बर्फ के सिल्लियों का निर्माण होता है, बर्फ की सिल्लियां बनाई जाती हैं। चौथा बोतल कूलर, पांचवा कोल्ड स्टोरेज, छठवां डीप फ्रीजर, सातवां वाटर कूलर, आठवां आइस कैंडी प्लांट, नौवां मिल्क कूलर, 10वां डिस्प्ले केस, 11वां वॉक इन कूलर। इसी क्रम में इसी मशीनरी सूची को हम चित्र सहित आपको दर्शाते हैं और उनके कार्यों को बताते हैं। रेफ्रिजरेशन एवं एयर कंडीशनिंग में प्रयोग होने वाली मशीनों के चित्र सहित नाम। पहला है रेफ्रिजरेटर। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, रेफ्रिजरेटर हम लोग घरों में
प्रयोग में लाते हैं, इसको सभी घरों में होता है अधिकतर। दूसरा है एयर कंडीशनर। इसमें दो तरह के एयर कंडीशनर दिखाए गए हैं, एक स्प्लिट टाइप, ऊपर आप देख सकते हैं स्प्लिट टाइप है, पूरा दो का सेट होता है। दूसरा है विंडो टाइप। स्प्लिट टाइप में इसमें ये इंडोर होता है, जो अंदर की तरफ दीवार में ऊपर लगाया जाता है, और ये होता है इसका आउटडोर, जो कि बाहर की तरफ ऊपर रखा जाता है, और ये रिमोट होता है। इससे भी हम टेम्परेचर अपना सेट कर सकते हैं। दूसरा है ये आपका विंडो एसी, जो कि हम विंडो में लगाते हैं। जो पार्ट गर्म हवा बाहर फेंकता है उसको बाहर की तरफ, जो अंदर ठंडी हवा देता है उसको अंदर की तरफ लगाते हैं, और खिड़की में चारों तरफ से इसको पैकिंग दे करके फिट कर दिया जाता है। इसमें सिर्फ एक ही पार्ट होता है। नेक्स्ट, तीसरा है आइस प्लांट। चित्र में देख रहे हैं, को एक छोटे रूप में दर्शाया गया है। बड़े बड़े आइस प्लांट में बर्फ की सिल्लियां जो बनाई जाती हैं, आइस प्लांट में ही बनाई जाती हैं, और इसका प्रयोग अधिकतर होता है। आइस सिल्लियों का बहुत प्रयोग किया जाता है, बहुत अधिक मात्रा में। जहाँ बर्फ की सप्लाई होती है वहाँ पर डिमांड होती है, वहाँ पर इस आइस प्लांट के द्वारा वो पूरी की जाती है। बोतल कूलर, चौथा नंबर है बोतल कूलर। ये भी कमर्शियल पर्पज से यूज करते हैं। इसको हम अधिकतर दुकानों में देखते हैं कि दुकानदार इसको कोल्ड ड्रिंक्स की बोतल, फ्रूट जूस इत्यादि जूस की बोतलों को इत्यादि को रखने में बहुतायत काम में लेते हैं, इससे कि उसको काफी दिन तक रख करके वो अपना बिजनेस को सुचारू रूप से चला सके और वो चीजें खराब ना हो। कोल्ड स्टोरेज आजकल के समय में 5वां नंबर में है कोल्ड स्टोरेज। आजकल के समय में कोल्ड स्टोरेज का महत्व दिन प्रतिदिन और बढ़ता जा रहा है, ताकि हम अधिक से अधिक उत्पादन करके उसको काफी समय तक कोल्ड स्टोरेज में रख करके, और सामान को, उस सब्जियों को, फलों को काफी समय तक मार्केट में हम उपलब्ध करा सकें, ताकि कोई भी बाजार में किसी प्रकार की कमी ना हो, और क्वालिटी में कोई कमी ना हो, और सब फल और सब्जी खराब ना हो, और ग्राहक को समय पर चीजें व सब्जी फल उपलब्ध हो सके। इसलिए आजकल कोल्ड स्टोरेज का महत्व बढ़ गया है। छठा, डीप फ्रीजर। डीप फ्रीजर नाम से तात्पर्य है डीप फ्रीजर, इसका मतलब ये है कि इसको और से कम टेम्परेचर में हम ला सकते हैं, ताकि जो आइसक्रीम्स होती हैं उनको बहुत ही 0 से भी कम टेम्परेचर में रखना जरूरी होता है, वरना वो पिघल जाएगी और मार्केट में लोगों को प्रोवाइड नहीं हो पाएगी लोगों को मिलने से पहले। इसलिए डीप फ्रीजर का अति महत्व होता है कमर्शियल पर्पस में, बिजनेस में, ताकि आइसक्रीम मार्केट में आसानी से उपलब्ध कराई जा सके और दुकानदार इसको आसानी से बेच सके। सातवां है वाटर कूलर। वाटर कूलर, जैसा आप 7वें नंबर में देख सकते हैं, इसका प्रयोग बहुतायत किया जाता है। नॉर्मल वाटर कूलर में टोटियां लगी होती हैं ठंडा पानी और नॉर्मल पानी की, लेकिन जो चित्र में दिखा रहे हैं ये सेंसर वाला वाटर कूलर है। इसके द्वारा हम गर्म पानी, ठंडा पानी व नॉर्मल पानी को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है आइस कैंडी प्लांट। इस प्लांट में द्वारा हम जो बच्चों को कैंडीज प्राप्त होती हैं, उस कैंडीज को इसी आइस कैंडीज द्वारा कैंडी प्लांट के द्वारा बनाया जाता है, और इसको मार्केट में उपलब्ध कराया जाता है। तरह तरह की जो आजकल आइसक्रीम बनती है वो इसी आइसक्रीम कैंडी प्लांट के द्वारा बनाई जाती है। 9, मिल्क कूलर। देख रहे हैं एक ये टैंक के आकार में होता है मिल्क कूलर। इसमें रेफ्रिजरेशन सिस्टम लगा होता है, इससे कि हम दूध को एक गांव से दूसरे गांव, दूसरे एक गांव से दूसरे शहर को
पहुंचा सकते हैं, और ताकि इसको एक टेम्परेचर देते हुए हम इसको ट्रांसपोर्टेशन में ले सकते हैं और कहीं भी पहुंचा सकते हैं। इसके द्वारा दूध खराब नहीं होता है और बहुत अधिक मात्रा में इसको हम कहीं भी ले जा सकते हैं और प्रोवाइड करा सकते हैं। 10वां डिस्प्ले केस, ये भी एक रेफ्रिजरेटर टाइप में होता है। इसका प्रयोग भी कमर्शियल पर्पस में होता है। इसमें बाहर की तरफ ट्रांसपेरेंट ग्लासेस लगे होते हैं जो कि काफ़ी मोटे होते हैं, ताकि उससे उसकी ठंडक बाहर ना आए। और इसका प्रयोग मिठाई की दुकानों में अधिकतर आपको मिलेगा, कोल्ड ड्रिंक्स की दुकानों में आपको अधिकतर ये चीज़ दिखाई देगी। और इसका कंप्रेसर नीचे की तरफ पीछे लगा होता है। इसमें 4 व्हील्स भी लगे होते हैं। इसको कहीं भी आप सरका सकते हैं, कहीं भी आसानी से रख सकते हैं। नेक्स्ट, वॉक इन कूलर। जैसा कि चित्र में आप लोग देख रहे हैं, दर्शाया गया है, ये लगभग 8 क्यूब फीट का एक रूम नुमा होता है। इसको हम बिल्कुल अधिक संख्या में कोई भी पदार्थ को, किसी भी टूल्स और औजार को जो अधिक प्रिसीजन वाले होते हैं इसमें रख सकते हैं, ताकि हम इसका, जैसे कोई भी ऐसी चीज़ है जो ज़्यादा जगह जो घेरती है और उसको एक मिनिमम टेम्परेचर की ज़रूरत है, तो हम वॉक इन कूलर के रूप में उसको प्रयोग कर सकते हैं, ताकि वो चीज़ खराब ना हो, ना उसकी क्वालिटी में कोई अंतर आए, ना कोई टूल के प्रोसीजर में कोई कमी आए। इसका प्रयोग हम आसानी से कर सकते हैं। प्रशिक्षण का सारांश, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग व्यवसाय परिचय में आप सभी को रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग क्या होता है ये आप लोगों को बताया गया। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के ट्रेड की उपयोगिता के बारे में बताया गया। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग के इतिहास की जानकारी दी गई। रेफ्रिजरेशन क्या होता है उसकी परिभाषा बताई गई। इस शाखा में प्रयुक्त होने वाले औजारों की सूची के बारे में अवगत कराया गया तथा औजारों के चित्रों को दर्शाया गया। इन औजारों के कार्यों को बताया गया। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में प्रयुक्त होने वाले औजारों के साथ साथ शाखा में प्रयोग होने वाली मशीनों की सूची के बारे में बताया गया तथा रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में प्रयोग होने वाली मशीनों के चित्रों को भी दर्शाया गया तथा इन मशीनों की जानकारी दी गई। प्रयुक्त संदर्भ, रॉयल न्यू पैटर्न मैकेनिक रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग सैद्धांतिक NSQF लेवल 5, लेखक प्रीतम ठाकुर द्वारा लिया गया है। आज मैंने व्यवसाय परिचय व औजार एवं यंत्र परिचय पर आपको प्रशिक्षण प्रदान किया है। आशा है ये प्रशिक्षण भविष्य हेतु मददगार होगा। धन्यवाद।